देवी एपिसोड 9। ये वही टांग थी जो एक दफ़ा पहले जख्मी हुई थी। फूलन ने तेजी से चारों तरफ देखा, लेकिन आसपास कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। उसने जल्दी से अपना कमरबंद निकाला और विक्रम की टांग पर जख्म से ज़रा ऊपर बांध दिया। अभी तक गांव का कोई शख्स इस तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ था। आमतौर पर इक्का दुक्का फायर को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, क्योंकि लोग अक्सर निशानाबाजी करते रहते थे। खून बह जाने की वजह से विक्रम पर निकाहत तारी हो रही थी। फूलन ने चादर फाड़कर जख्म के ऊपर बांधी और विक्रम को एक आरामदेह जगह पर लिटाती हुई बोली, हिम्मत करो विक्रम, जख्म ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तुम बच जाओगे। मैं गांव से किसी को बुलाकर लाती हूँ। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं और कुछ नहीं बोला। फूलन ने एक बार फिर विक्रम को तसल्ली दी और गांव की तरफ दौड़ी। उसे यकीन था कि फायर ठाकुर भाइयों में से किसी ने किया था, गालबन श्री राम ने। गांव जाकर फूलन चिल्लाई, दौड़ो, विक्रम मल्लाह जख्मी हो गया है, किसी ने उस पर गोली चलाई है। ये खबर आनन फानन पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोगों पर विक्रम के बड़े एहसानात थे। ये वक्तन फ़वक्तन उनकी माली इमदाद करता रहता था। उन्होंने अपने अपने काम छोड़े और दरिया की तरफ भागे। चंद आदमी डॉक्टर को लेने के लिए रवाना हो गए। वो चारपाई लेकर जाए हादसा पर पहुंचे तो विक्रम बेहोश पड़ा था। उसका काफ़ी खून बह गया था। उन्होंने उसे चारपाई पर डाला और बड़े लाल के घर पहुंच गए। विक्रम के साथी जोश में थे। गोली किसने चलाई थी? एक डाकू ने पूछा। अगर वो नज़र आ जाता तो मैं उसकी बोटियां कर देती, फूलन ने कहा, पर मेरा ख्याल है कि वो श्री राम या लाला राम में से कोई एक था। डाकू इधर उधर देखने लगे और एक दूसरे से उन दोनों भाइयों के बारे में पूछने लगे, लेकिन वो दोनों वहाँ मौजूद नहीं थे। फूलन ने उन्हें बताया कि जब वो गांव की तरफ जा रहे थे तो उसने उन्हें एक घर के दरवाजे पर बैठे देखा था और उन्हें देखकर दोनों चुपके से अंदर चले गए थे। श्री राम और लाला राम की अदम मौजूदगी ये जाहिर करती थी कि गोली उन्हीं में से किसी ने चलाई थी। डाकुओं के चेहरे गैज़ो गज़ब से सुर्ख हो गए। उन्होंने राइफलें उठाईं और ठाकुर भाइयों की तलाश में रवाना हो गए। वो चीख चीख कर कह रहे थे कि ठाकुर भाई उनके हाथों से बचकर नहीं जा सकते थे। सबसे पहले उन्होंने वो घर देखा जहां दोनों भाई आखिरी दफ़ा दिखाई दिए थे। घर वालों ने बताया दोनों थोड़ी देर पहले कहीं निकल कर चले गए हैं। उसके बाद डाकुओं ने गांव का एक एक घर देख डाला, लेकिन ठाकुर भाइयों का कोई सुराग नहीं मिला। वाज़े तौर पर वो घाटियों की तरफ निकल गए थे। फूलन ने कुछ डाकुओं को घोड़ों पर घाटियों पर रवाना कर दिया और ताकीद कर दी कि ठाकुर भाइयों को देखते ही शूट कर दिया जाए। तवील तलाश के बाद डाकू वापस आ गए। श्री राम और लाला राम का कुछ पता नहीं चला था। उस इलाके के देहातों में ज़्यादातर ठाकुर आबाद थे और ठाकुर भाइयों के लिए किसी गांव में पनाह हासिल करना मुश्किल नहीं था। उधर विक्रम बदस्तूर बेहोश पड़ा था। गोली रान की हड्डी में लगी थी और अंदर ही थी। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और चिमटी के ज़रिए गोली निकाली और मशवरा दिया कि इसे फ़ौरन किसी अस्पताल पहुंचाया जाए। फूलन ने डाकुओं को इकट्ठा किया और उनसे मशवरा किया। राम अवतार नामी डाकू ने कहा, हमें यह इलाका फ़ौरन छोड़ देना चाहिए। श्री राम अगर सरदार पर गोली चला सकता है तो वो मुखबिरी भी कर सकता है। ऐसा ना हो पुलिस हमें घेरे में ले ले। फूलन गुस्से से बोली, तुझे सरदार की जान की फिक्र भी है या नहीं? इसकी देखभाल कौन करेगा? इसका भी यहाँ रहना ठीक नहीं है, राम अवतार ने कहा। अगर पुलिस यहाँ पहुँच गई तो वो विक्रम को बेहोशी की हालत में गिरफ्तार करके ले जाएगी और इलाज की कोई परवाह नहीं करेगी। वो लोग तो यही चाहते हैं कि विक्रम ख़त्म हो जाए। बात तू ठीक कहे है, फूलन ने कहा। डॉक्टर भी यही कहवे है कि इसे किसी अस्पताल या बड़े डॉक्टर के पास पहुँचाना ज़रूरी है। जीवन दास, जो विक्रम की वजह से परेशान था, बोला, एक बात मेरी समझ में आई है। गांव में ज़्यादातर लोग यही समझ रहे हैं कि विक्रम मल्लाह मर चुका है। अगर हम इस खबर को ऐसे ही मशहूर होने दें तो पुलिस धोखा खा जाएगी
इस तरह हमें विक्रम का इलाज कराने में आसानी होगी। ये तजवीज़ सबको पसंद आई। इस असना में विक्रम का बाप और भाई भी बड़े लाल के घर पहुंच चुके थे। एक डाकू उन्हें भी कमरे में बुला लाया और मुत्तफ़िका तजवीज़ से आगाह किया। उन्होंने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया। जीवन दास ने बड़े लाल से कहा, फ़ौरन 2 घोड़ों का इंतज़ाम करो। मैं चाहता हूँ कि विक्रम को जालाऊं पहुँचा दिया जाए। वहाँ हमें ज़रूर कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। ऐसा ना हो पुलिस को खबर मिल जाए, बड़े लाल ने खदशा जाहिर किया। पुलिस की फिक्र मत करो, हम वहाँ सीधे सादे देहाती बनकर जाएंगे। राम अवतार ने कहा, क्यों ना कानपुर चलें? कानपुर बहुत दूर है, जीवन दास ने कहा। रास्ते में दरिया भी पार करना पड़ेगा। अगर ट्रेन से गए तो ज़्यादा खतरा होगा। बड़े लाल घोड़ों का इंतज़ाम करने चला गया। फूलन ने कहा, मैं विक्रम के साथ जाऊंगी। जीवन दास और राम अवतार भी हमारे साथ रहेंगे। बाकी लोग इधर उधर बिखर जाएंगे। 1-2 के सिवा इस गांव में कोई न ठहरे। जब तक विक्रम मल्लाह ठीक नहीं हो जाता हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर विक्रम मर गया तो फिर हम दूसरा सरदार चुन लेंगे। कोई डाकू ज़्यादा दूर ना जाए, राम अवतार ने कहा। मुझे विश्वास है कि सरदार जल्द ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम सबको खबर कर देंगे। तमाम डाकू गांव से रुखसत होने की तैयारी करने लगे। इस असना में बड़े लाल 2 घोड़े तैयार करके ले आया। फूलन ने विक्रम को घोड़े पर डाला और जीवन दास और राम अवतार के हमरा फौरन जालाओं के लिए रवाना हो गई। विक्रम बदस्तूर बेहोश था। जालाओं पहुंचकर जीवन दास विक्रम को एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गया, जिसका नाम हम डॉक्टर अशोक फ़र्ज कर लेते हैं। डॉक्टर ने विक्रम का मुआयना करने से पहले पूछा कि गोली कैसे लगी थी। सरकार, हम दरिया के किनारे मवेशी चरा रहे थे, फूलन ने कहा। उसने घूंघट निकाल रखा था और किसी जाहिल देहाती औरत की तरह आंखें नीचे करके बातें कर रही थी। ये मेरा आदमी है, हम दोनों मवेशी चरा रहे थे। क्या बताऊं सरकार, किसी जालिम ने गोली चलाई और मेरा आदमी कबूतर की तरह फड़कने लगा। भगवान करे उसके हाथ टूट जावें, अंधा हो जावे, उसकी मट्टी खराब हो। हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। वो सिसकियां लेने लगी। अगर मेरा आदमी मर गया तो मैं चिता में जलकर मर जाऊंगी। क्या इस वारदात की पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है? डॉक्टर ने पूछा। महाराज, हम गरीब लोग हैं, फूलन ने कहा। हमारे पास पुलिस को देने के लिए कुछ नहीं है। हम पर दया करें, आप जो कहेंगे हम आपकी सेवा में पेश कर देंगे। लेकिन हमें इस किस्म का केस लेने की इजाज़त नहीं है, डॉक्टर ने कहा। पुलिस मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। राम अवतार ने जेब से चंद 100 के नोट निकाले और डॉक्टर के सामने डालता हुआ बोला, डॉक्टर, ये एक इंसानी ज़िंदगी का मामला है। हम न पहले पुलिस के पास गए हैं ना आइंदा जाएंगे। अगर ये शख्स मर गया तो इसमें आपका कोई दोष नहीं होगा। हम समझेंगे कि भगवान की यही मर्जी थी। पैसों की फिक्र न करें जी, फूलन ने कहा। हम इतने भी गरीब नहीं कि आपकी सेवा न कर सकें। डॉक्टर अशोक ने नोट गिनकर जेब में डाल लिए और उठता हुआ बोला, ठीक है, मैं ये रकम बतौर एडवांस रख लेता हूँ। मरीज़ को ऑपरेशन की मेज़ पर ले चलें। राम अवतार और जीवन दास ने विक्रम मल्लाह को ऑपरेशन टेबल पर पहुंचा दिया। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और कहा कि मरीज़ के लिए खून की फौरी ज़रूरत है। जीवन दास दोनों हाथ फैलाता हुआ बोला, खून बहुत है डॉक्टर, जितना खून चाहे निकाल लो। ऐसे बात नहीं बनेगी, डॉक्टर ने कहा। पहले ग्रुप चेक करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बारी बारी तीनों का ग्रुप चेक किया, लेकिन तीनों का ग्रुप विक्रम से मुख्तलिफ था। उसने नफ़ी में सर हिलाया, बोला, तुम तीनों के खून का ग्रुप मुख्तलिफ है। तुम्हारा खून इसके काम नहीं आ सकता। तुम्हें कहीं से खून का बंदोबस्त करना पड़ेगा। फूलन बोली, सरकार, खून तो सबका एक जैसा होए, फिर हमारा खून इसके काम क्यों ना आ सके?
डॉक्टर के होंठों पर पेशावराना मुस्कुराहट नमूदार हो गई। बोला, सारी खराबी खून ही की वजह से तो है। अगर खून एक जैसा होता तो संसार में इतना खून खराबा क्यों होता। सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ खून के अंदर पाई जाती हैं। अगर खून साफ करने का कोई तरीका दरियाफ्त हो गया तो संसार के इंसान भी सुधर जाएंगे। खैर, इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें एक पता लिख देता हूँ, तुम लोग वहाँ चले जाओ। वहाँ से तुम्हें इस ग्रुप का खून मिल जाएगा। उसने पैड के कागज़ पर एक नाम, पता और खून का ग्रुप लिख दिया और ये कागज़ फूलन को थमाता हुआ बोला, यहाँ से तुम्हें कीमतन खून मिल जाएगा, पर ज़रा जल्दी जाओ, मरीज़ की हालत नाजुक है। इस दौरान मैं ऐसे ड्रिप लगा देता हूँ। और हाँ, मरीज़ का नाम क्या है? राम अवतार ने घबरा कर फूलन की तरफ देखा। वो डरा कि फूलन कहीं विक्रम का असली नाम ना बता दे, लेकिन फूलन बड़े इत्मीनान से बोली, इसका नाम नरेश चंद है। राम अवतार और जीवन दास ने इत्मीनान का सांस लिया। विक्रम मल्लाह ना सिर्फ हिस्ट्री शीटर था, बल्कि उसकी शोहरत आवाम तक भी पहुंच चुकी थी, इसलिए असल नाम बताना खतरनाक साबित हो सकता था। फूलन ने राम अवतार को विक्रम के पास छोड़ा और जीवन दास के साथ खून का इंतज़ाम करने चली गई। चंद रोज़ बाद पुलिस को एक मुखबर के ज़रिए खबर मिली कि ख़तरनाक डाकू विक्रम मल्लाह एक कातलाना हमले में हलाक हो गया है। ये खबर सुनकर कानपुर पुलिस के आला अफसरों ने खुशी से तालियां बजाईं, क्योंकि कुछ अरसे से विक्रम की कार्रवाइयां उनके लिए चैलेंज बनती जा रही थीं। ये बात मज़ीद खुशी का बायस थी कि वो अपने ही एक आदमी के हाथों मारा गया था। ये बात डाकुओं के दूसरे ग्रोहों में बदएतमादी की फ़ज़ा पैदा कर सकती थी। ये खबर मिलने के फ़ौरन बाद एक पुलिस पार्टी वारदात की तफ्तीश के लिए बाई जमाओ पहुंच गई। उन्होंने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ लोगों के बयानात कलम बंद किए। उनमें विक्रम का बाप, भाई और चचा भी शामिल था। तफ्तीशी अफसर ने बड़े लाल से कहा कि वो मकतूल विक्रम मल्लाह की लाश देखना चाहता है। हम लाश की तस्वीरें उतारना चाहते हैं, उसने वजाहत की, ताकि वो अपने आला अफसरों को दिखाई जा सकें और अखबारों में भी छापी जाएं। बड़े लाल ने इस किस्म के सवालात के जवाब पहले ही सोच रखे थे। बोला, महाराज, लाश तो नहीं है, उसका तो दूसरे ही दिन क्रियाक्रम कर दिया गया था और राख जमुना में बहा दी थी। वो बदमाश कब से यहाँ ठहरा हुआ था? थोड़े रोज़ हुए थे जी। तुमने हमें इत्तला क्यों नहीं दी? तफ्तीशी अफसर ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि किसी डाकू को पनाह देना कानूनन जुर्म है? पनाह तो नहीं दी थी महाराज, वो मेरा भतीजा था, मिलने आया था, खबर तो सारे गांव को थी। बड़े लाल, इस बात पर तू गिरफ्तार भी हो सकता है। तफ्तीशी अफसर ने आंखें दिखाईं। और कितने बदमाश थे उसके साथ? और हाँ, मैंने सुना है कि फूलन देवी नाम की एक छोकरी भी उसके साथ थी, वो कहाँ गई? महाराज, आप अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम हमारे काबू में नहीं रहा। विक्रम के बाप ने कहा, ना वो हमारी सुनता है और ना हमें कुछ बताता है। हमें कुछ पता नहीं कि उसके साथ कितने आदमी थे। हाँ, एक छोकरी हमने ज़रूर देखी थी, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। विक्रम की मौत के साथ ही उसके सब साथी गायब हो गए थे। मैंने सुना है कि गोली चलाने वाला विक्रम का अपना आदमी था। जी, सुना तो हमने भी यही है, बड़े लाल ने कहा, बाकी भगवान जाने। वारदात कहाँ पेश आई थी? दरिया किनारे। तफ्तीशी अफसर ने विक्रम के रिश्तेदारों को साथ लिया और जाए वारदात पर पहुंच गया। कास पर खून के धब्बे मौजूद थे। अफसर मज़कूर ने आसपास का अच्छी तरह जायज़ा लिया, फिर बोला, तुम लोगों को वारदात की इत्तला किसने दी थी? बड़े लाल ने पहले फूलन का नाम लेने का इरादा किया, फिर बोला, जब हमें पता चला तो उस वक्त सारे गांव में शोर मचा हुआ था, किसी आते जाते ने देख लिया होगा। गांव के दूसरे लोग तो कहते हैं कि सबसे पहले फूलन देवी ने कत्ल की इत्तला दी थी। कई लोगों ने उसे विक्रम के साथ दरिया की तरफ जाते देखा था। देखा होगा जी, हमें मालूम नहीं। शक किस पर है? मुझे तो किसी पर शक नहीं है, बड़े लाल ने कहा।
पर विक्रम के साथियों का ख्याल है कि गोली श्री राम ने चलाई थी। पुलिस पार्टी अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इस यकीन के साथ वहां से रुखसत हो गई कि विक्रम मल्लाह मारा जा चुका है। उन्होंने ये खबर अखबारात को भी जारी कर दी। विक्रम के गिरोह के बाज़ डाकुओं ने यह खबर पढ़ी तो उन्हें भी अपने सरदार की मौत का यकीन आ गया। अगर सरदार ना रहे तो ज़्यादातर डाकू इधर उधर बिखर जाते हैं और दूसरे गिरोहों में शामिल होने की कोशिश करते हैं। विक्रम के गिरोह के 3 डाकू, जिन्हें विक्रम की मौत का पूरा यकीन हो गया था, किस्मत आजमाई करने अटावा पहुंच गए और तीसरे ही रोज़ पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गए। उन्होंने भी पुलिस को यही बयान दिया कि विक्रम मल्लाह हलाक हो चुका है, लेकिन विक्रम मल्लाह जिंदा था और डॉक्टर अशोक के क्लिनिक में तेज़ी से रूह बसेहत हो रहा था। खून की चंद बोतलें चढ़ाने के बाद उसके चेहरे की सुर्खी वापस आ गई थी और ज़ख्म तेज़ी से मुंदमिल हो रहा था। पूलन और उसके साथियों ने राम अवतार के एक शनासा के घर में रिहाइश का इंतज़ाम कर लिया था, ताहम उनका ज़्यादा वक्त बाहर ही गुजरता था। पूलन सारा दिन विक्रम की तीमारदारी में लगी रहती थी। एक रोज़ डॉक्टर अशोक के एक मरीज़ ने विक्रम को देखा तो उसे शुबा सा हुआ, क्योंकि वो अखबार में विक्रम की तस्वीर देख चुका था। उसने डॉक्टर को एक तरफ ले जाकर कहा, डॉक्टर ये मूंछों वाला कौन है? क्यों, क्या बात है? डॉक्टर ने पूछा। इस शख्स का चेहरा कुछ देखा भाला सा लगता है। मज़कूरा मरीज़ ने कहा, मेरा ख्याल है ये कोई डाकू है। मुझे इसका नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने अखबार में एक तस्वीर देखी थी जो हू बहू इससे मिलती जुलती थी। शक तो डॉक्टर के जहन में भी था, क्योंकि विक्रम ज़ख्मी हालत में उसके पास आया था और उसके साथियों का तर्ज अमल भी मशकूक किस्म का था। लेकिन डॉक्टर शक का इज़हार नहीं कर सकता था, खुद उसकी पोजीशन भी ख़राब हो सकती थी। लिहाजा उसने बज़ाहिर लापरवाही से कहा, ये तो बेचारा कोई सीधा सा देहाती है, इसका नाम नरेश चंद है। हो सकता है इसकी शक्ल किसी डाकू से मिलती हो। वैसे कौन से अखबार में तुमने तस्वीर देखी थी? अखबार का नाम तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने एक दुकान पर सरसरी अंदाज में अखबार देखा था। डॉक्टर अशोक ने पूछा, खबर में क्या लिखा था? ओह ठीक है, ये शख्स वाकई कोई और होगा। मुझे याद आ गया, खबर में लिखा था कि उस डाकू को उसके किसी साथी ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। मरीज के जाने के बाद डॉक्टर अशोक ने गुज़िश्ता चंद रोज़ के अखबारात चेक किए तो एक अखबार में उसे विक्रम की तस्वीर नज़र आ गई। खबर के मुताबिक उसका नाम विक्रम मल्लाह था और वो चंबल वादी के ख़तरनाक डाकुओं में शुमार होता था। डॉक्टर ने गौर से तस्वीर का मुआयना किया तो उसे यकीन हो गया कि जिस शख्स का वो इलाज कर रहा था वो ख़तरनाक डाकू विक्रम मल्लाह ही था। डॉक्टर अशोक परेशान हो गया। जिस ख़तरनाक डाकू की दहशत पूरी चंबल वादी में फैली हुई थी वो उसकी गिरफ्त में था। पुलिस को एक फ़ोन ही काफ़ी था। उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी लंबी चौड़ी पुलिस पार्टी और खूनी मार्के की ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर ने फूलन को अपने कमरे में बुलाया और कुछ देर तक विक्रम के बारे में पूछता रहा। तब फूलन ने विक्रम को बताया कि डॉक्टर अशोक को इसके बारे में शक हो गया है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाना चाहिए। विक्रम, जो चलने फिरने के काबिल हो चुका था, सीधा डॉक्टर के कमरे में गया। उस वक्त वहाँ चंद मरीज़ बैठे थे। विक्रम ने उन्हें कमरे से निकल जाने के लिए कहा। मरीज़ों ने जब विक्रम के खौफनाक तेवर देखे तो कमरे से बाहर चले गए। विक्रम ने दरवाज़ा बंद कर दिया और तेज़ी से डॉक्टर की तरफ मुड़ता हुआ बोला, तुम मेरी बीवी से क्या पूछना चाहते थे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, डॉक्टर ने कहा। मैं तो यूं ही आम सी बातें पूछ रहा था। विक्रम फामे सुकेड़ता हुआ बोला, वैसे तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? डॉक्टर कुर्सी से उठने की कोशिश करता हुआ बोला, कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। विक्रम ने उसके कंधे पर अपना भारी हाथ रखकर उसे बैठने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मगर बहुत बुरा भी हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम सही बात नहीं कर रहे। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे सवाल को दोबारा सुनो और ठीक जवाब दो। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? डॉक्टर ने अखबार निकालकर उसके सामने रख दिया। विक्रम अपनी तस्वीर को घूरने लगा।
इस खबर के मुताबिक तो विक्रम मल्लाह मर चुका है, डॉक्टर ने कहा। तुम खुद ये खबर पढ़ सकते हो, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता। तुमने ये खबर कब पढ़ी? अभी थोड़ी देर पहले। पुलिस को इत्तला तो नहीं दी? नहीं महाराज, मैंने किसी को इत्तला नहीं दी। ठीक किया तुमने। अगर तुम ऐसी हमाकत करते तो हम तुम्हारे क्लिनिक की ईंट से ईंट बजा देते। विक्रम मल्लाह अकेला नहीं है, अगर वो पकड़ा गया तो उसके साथी तुम्हारे क्लिनिक पर धावा बोल देंगे। डॉक्टर हैरानी से बोला, क्या तुम विक्रम मल्लाह नहीं हो? ये तस्वीर तो हू बहू। विक्रम ने कहका लगाया, बोला, मैं विक्रम मल्लाह का मामूली सेवक हूँ। पुलिस को धोखा देने के लिए उसका स्वांग भर रखा है। जिस शख्स की ये तस्वीर है वो भी विक्रम मल्लाह का सेवक है। उसने तस्वीर पर हाथ मारा। असली विक्रम मल्लाह इतनी आसानी से सामने नहीं आता। बहरहाल तुम अपनी ज़ुबान बंद रखना। पुलिस को कुछ बताया तो मुसीबत में फंस जाओगे। डॉक्टर विक्रम की हमदर्दी हासिल करने के लिए बोला, दरअसल मेरे एक मरीज़ को तुम्हारे बारे में शक हुआ था। मैंने उसे ये कहकर मुतमईन कर दिया कि तुम एक सीधे सादे देहाती हो और तुम्हारा किसी डाकू से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो आगे भी जा सकता है, इसलिए तुम खुद सोच लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। क्या तुम सच बोल रहे हो? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा। बल्कि मेरा मशवरा ये है कि तुम्हें लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। चंद रोज़ पहले अखबारों में तुम्हारी तस्वीर छपी है, कोई भी तुम्हें पहचान सकता है। विक्रम ने गौर से डॉक्टर का मशवरा सुना, फिर बोला, डॉक्टर मुझे चंद ज़रूरी दवाइयाँ किसी चीज़ में डालकर दे दो, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारा इलाज अभी मुकम्मल नहीं हुआ, डॉक्टर ने कहा। तुम्हें इस तरह नहीं जाना चाहिए। ये ज़िंदगी और मौत का खेल है डॉक्टर, तुम इन बातों को नहीं समझ सकते। अगर मैं यहाँ रहा तो पुलिस किसी वक्त भी यहाँ आ सकती है। तुम्हारा मरीज़ पुलिस को इत्तला दे सकता है। तुम्हारे अंदर हीरो बनने का शौक़ पैदा हो सकता है। मुझे ज़रूरी दवाइयाँ दे दो और उनके इस्तेमाल का तरीका समझा दो। अगर इंजेक्शन ज़रूरी है तो वो भी दे दो, मेरे पास इंजेक्शन लगाने वाले आदमी भी हैं। डॉक्टर ने उसे मज़ीद मशवरा देने का ख्याल तर्क कर दिया। दवाइयों का एक बंडल बनाया और उनका तरीका इस्तेमाल समझाकर विक्रम के हवाले कर दिया। उसने सोचा, इस मुसीबत से जितनी जल्दी जान छूटे इतना ही अच्छा है। विक्रम मल्लाह ने जीवन दास और राम अवतार को बाई जमाव भेज दिया और ख़ुद फूलन के हमरा घोड़ों पर अनाव नामी गांव रवाना हो गया। रास्ते में उसने महसूस किया कि उसे अभी आराम की ज़रूरत थी। उसने थोड़े से सफ़र के बाद थकन महसूस करनी शुरू कर दी थी। अनाव में उसके गिरोह के चंद आदमी मौजूद थे। वो अपने सरदार को जिंदा और सेहतमंद देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसकी खूब आओ भगत की और उसे एक अच्छे मकान में ठहराया। विक्रम और फूलन चंद रोज़ अनाव में रहे। इस दौरान फूलन ने 2 डाकुओं को दूसरे देहातों की तरफ रवाना कर दिया ताकि वो गिरोह के दूसरे अफराद को विक्रम की सेहतयाबी से आगाह कर दें और उन्हें एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए भी कहें। विक्रम ने अपने हथियार और नकदी बाई जमाओ में एक खुफिया जगह पर रख दी थी। उन चीज़ों को लाने के लिए बाई जमाओ जाना ज़रूरी था। उसने सफ़र पर रवाना होने से पहले मुखबर आगे भेजे। उन मुखबरों ने बाई जमाओ जाकर सूरत हाल का जायज़ा लिया और वापस आकर इत्तला दी कि वहाँ ख़तरे की कोई बात नहीं थी। चंद रोज़ बाद विक्रम और फूलन रात की तारीकी में बाई जमाओ में दाखिल हुए। अगरचे उन्होंने अपनी आमद को खुफिया रखने के पूरे इंतज़ामात किए थे, मगर बाज़ ठाकरों को शक हो गया। ये खबर होते होते पुलिस के कानों तक पहुंच गई। पुलिस के आला अफसर जिन्होंने विक्रम की मौत की खबर का खूब चर्चा किया था, सख्त परेशान हो गए, क्योंकि अवाम और हुकामे बाला विक्रम मल्लाह के ज़िंदा होने की खबर सुनकर शकूक व शुबहात में मुब्तला हो सकते थे। वो कह सकते थे कि पुलिस ने विक्रम की मौत की खबर उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए नशर की थी ताकि वो इत्मीनान के साथ अपना इलाज करा सके, और यकीनन पुलिस ने भारी रिश्वत वसूल की होगी। एक तजर्बाकार पुलिस अफसर ने अपने साथियों को मशवरा दिया कि अब उन्हें रिश्वत देकर इस मसले को हल करना होगा। दूसरे अफसरों ने उससे वजाहत करने के लिए कहा। पहले अफसर ने जवाब दिया, ये बात सब जानते हैं कि विक्रम मल्लाह पर श्री राम ने गोली चलाई थी।
ये शख्स अपने भाई के हमरा हाल ही में जेल से रिहा हुआ है। जिस गिरोह की क़यादत आजकल विक्रम मल्लाह कर रहा है, उसका असल सरदार श्री राम सिंह था। तफ्तीश के बाद ये बात सामने आई है कि विक्रम मल्लाह इन दोनों भाइयों को अपने गिरोह में शामिल करने पर तैयार नहीं था। मैंने सुना है कि श्री राम बड़ी मिन्नत समाजत के बाद विक्रम के गिरोह में शामिल हुआ था, और वो भी एक आम डाकू की हैसियत से। श्री राम ठाकुर है और विक्रम मल्लाह हरिजन। इसके अलावा एक बात ये भी याद रखने वाली है कि विक्रम मल्लाह के साथ एक छोकरी भी है। उसका नाम फूलन देवी है, और उसके बारे में भी इत्तला मिली है कि ये कई डकैतियों में हिस्सा ले चुकी है। ये छोकरी मर्दों से ज़्यादा दलेर और बेहतरीन निशानाबाज बताई जाती है। विक्रम मल्लाह और श्री राम के दरमियान इस छोकरी के मामले पर भी इख्तलाफ पाया जाता है। मेरी तजवीज़ ये है कि हम श्री राम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो काम चंबल वादी के अंदर रहने वाला एक डाकू कर सकता है, वो पुलिस का पूरा जत्था भी नहीं कर सकता। तीसरे अफसर ने कहा, तुम्हारी तजवीज़ तो माकूल मालूम होती है, लेकिन सवाल ये है कि श्री राम से रब्ता कैसे कायम किया जाए और किन शराइत की बुनियाद पर उसके साथ विक्रम मल्लाह के कत्ल का मुआहदा किया जाए। दूसरे अफसर ने कहा, पहले हमें इस मामले के तारीख पहलुओं पर गौर कर लेना चाहिए। पहली बात तो ये सोचने वाली है कि ऊपर वालों का इस मामले पर क्या रद्द अमल होगा, और दूसरी ये कि श्री राम किस किस्म की सहूलतों का मुतालबा करेगा। हो सकता है कि बाद में श्री राम विक्रम मल्लाह से ज़्यादा मुसीबत का बायस बन जाए। तीसरे अफसर ने कहा, क्योंकि इन दोनों भाइयों को चंबल वादी के जल्लाद कहा जाता है। अपना काम निकालने के बाद हम उनका किस्सा भी पाक कर देंगे। नहीं नहीं, दूसरे अफसर ने फ़ौरन कहा, हरगिज़ नहीं। अगर हमने ऐसी हरकत की तो आइंदा हम किसी डाकू को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस किस्म की बातें डाकू में बड़ी अहमियत रखती हैं। पुलिस की शोहरत तो पहले ही अच्छी नहीं है। ये बात पुलिस के ताबूत में एक और कील ठोंकने के बराबर होगी। ठीक है, पहले अफसर ने कहा, हम शराइत तय करते वक्त एहतियात से काम लेंगे और जो मुआहिदा करेंगे उस पर पूरी तरह अमल करेंगे। जहाँ तक राब्ते का ताल्लुक है, उसके लिए हमें अपने मुखबरों से मदद लेनी पड़ेगी। लंबी चौड़ी बहस के बाद पहले अफसर को श्री राम से राब्ते का इख्तियार दे दिया गया। उस अफसर ने मुखबरों के ज़रिए देहातों में ये खबर फैला दी कि वो श्री राम से मिलना चाहता है। ये भी मशहूर करा दिया कि इस मुलाकात से श्री राम को फ़ायदा होगा। श्री राम अपने भाई के हमरा दामनपुर में छुपा हुआ था। शुरू में दोनों को यकीन था कि उनकी गोली ने विक्रम मल्लाह का काम तमाम कर दिया है, लेकिन जब उन्होंने सुना कि विक्रम जिंदा है तो दोनों बहुत परेशान हो गए। वो ये बात खूब जानते थे कि विक्रम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो ज़्यादा अरसे तक पोशीदा नहीं रह सकते। विक्रम का कोई मुखबर या उसके ग्रोह का कोई आदमी किसी वक्त भी उन्हें देख सकता था। उनके पास ना तो अपना कोई ग्रोह था, ना ही वसाइल थे। दोनों दामनपुर के एक छोटे से मकान में बैठे अपनी मौजूदा हालत पर गौर कर रहे थे। श्री राम कह रहा था, लाला राम, हमसे बड़ी गलती हुई। हमें पहले ही जान लेना चाहिए था कि इस जंगली सूर के लिए एक गोली काफ़ी नहीं होगी। लाला राम सर खुजाता हुआ बोला, भाई श्री राम, ये गप भी हो सकती है। मैंने अपनी आंखों से शूदर बच्चे को गिरते देखा था। वो चंद मिनटों के अंदर ठंडा हो गया था। 2-4 गोलियां और चला देते तो बात पक्की हो जाती। श्री राम ने कहा, हाथ के हाथ फूलन का काम भी कर देते तो अच्छा था। लाला राम दांत निकालता हुआ बोला, 2-4 गोलियां और चला देते तो अपनी बात भी पक्की हो जाती भाई श्री राम। विक्रम मल्लाह के साथी बाउले कुत्तों की तरह भौंकते हुए मौका पर पहुंच जाते और हमें चारों तरफ से घेर कर जंगली खरगोशों की तरह फाड़ डालते। बात तो तू ठीक कहता है, श्री राम बोला, पर अब करना क्या है? आगे की बात भी तो सोच। उसी लम्हे एक बूढ़ा अंदरूनी कमरे से उनके कमरे में दाखिल हुआ। ये उस मकान का मालिक था जिसमें दोनों भाई इस वक्त बैठे हुए थे। महाराज, एक खबर सुनी है मैंने, बूढ़े ने कहा। एक पुलिस अफसर तुम लोगों से मिलना चाहता है। ये सुनते ही लाला राम ने राइफल पर हाथ मारा और उछलकर खड़ा हो गया। पुलिस अफसर किधर है? इस दरवाजे पर या उस दरवाजे पर? अकेला है या उसके साथ कुछ आदमी भी हैं? श्री राम भी खड़ा हो गया, बोला,
वो ज़रूर विक्रम मल्लाह का आदमी होगा। यहाँ कोई आदमी नहीं है महाराज, बूढ़े ने कहा। मुझे शेखर की ज़ुबानी ये बात मालूम हुई है। शेखर कहाँ है? लाला राम ने पूछा। अपने घर में होगा, अगर कहो तो उसे यहाँ बुला लाऊं? नहीं नहीं, रहने दो, कोई चाल मालूम होती है। श्री राम बोला। नहीं नहीं, आने दो, पता तो चले कि बात क्या है। जाओ उसे बुला लाओ। बूढ़ा उठकर बाहर चला गया। 15-20 मिनट के बाद वो वापस आया तो उसके साथ लंबे कद का एक दुबला पतला नौजवान भी था। उसके चेहरे पर लोमड़ी जैसी मक्कारी पाई जाती थी। उसने दोनों भाइयों को प्रणाम किया और चारपाई पर बैठ गया। उसने अपना नाम शेखर बताया। श्री राम ने कहा, सुना है कोई हमसे मिलना चाहता है? शेखर राजदाराना लहजे में बोला, हाँ, एक पुलिस अफसर तुमसे मिलना चाहता है। क्या नाम है उस पुलिस अफसर का और वो क्यों हमसे मिलना चाहता है? नाम और काम तो वो खुद ही बताएगा, शेखर ने कहा। पर मैं एक बात बता सकता हूँ, इस मुलाकात में फ़ायदा तुम लोगों का ज़्यादा है। लाला राम राइफल हिलाता हुआ बोला, शेखर, ये कोई चाल तो नहीं है? हमारे साथ धोखा तो नहीं होगा? याद रख, अगर कोई गड़बड़ हुई तो तेरे पूरे कुंबे को लटका दूंगा। शेखर गर्दन लंबी करता हुआ बोला, अगर फ़ायदा हुआ तो क्या? लाला राम गुर्राया, फ़ायदा ही होना चाहिए, हम नुकसान की बात नहीं सुन सकते। वाह महाराज, शेखर ने कहा, ये अच्छा इंसाफ है। नुकसान हुए तो पूरे कुंबे को लटका दोगे और फ़ायदा हुआ तो अकेले ही अकेले बगलें बजाओगे। ऐसी तो कभी ना सुनी थी हमने। हम बगलें बजाएंगे तो तू भी बगलें बजाएगा, श्री राम ने कहा। तेरा क्या ख्याल है लाला राम? लाला राम भाई को एक तरफ ले गया और राजदाराना लहजे में बोला, मुझे तो यूं लगे कि विक्रम मल्लाह के बचने की खबर सुनकर पुलिस भी परेशान है। हो सकता है वो हमसे कोई काम लेना चाहते हों। मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है। गिरफ्तार न कर लें, श्री राम ने खदशा जाहिर किया। गिरफ्तार क्यों करेंगे? हमने क्या किया है? चोरी, डकैती, कत्ल? कुछ भी तो नहीं किया। श्री राम आंखें फैलाता हुआ बोला, कातिलाना हमला तो किया है। हाँ, हमला। मौका के गवाह किधर हैं? थोड़ी सी बहसो तमहीज़ के बाद दोनों पुलिस अफसर से मुलाकात करने पर तैयार हो गए। शेखर ने यह खबर आगे पहुंचा दी। दरमियानी लोगों के ज़रिए मुलाकात की जगह और वक्त का तयन किया गया। बिलाखिर तमाम एहतियाती तदाबीर करने के बाद दोनों भाई एक खुफिया और तन्हा जगह पर पुलिस अफसर से मिले। श्री राम ने बगैर किसी रस्मी बातचीत के कहा, क्या चाहते हो? साफ और सीधी बात करो। तुम्हें पता है कि विक्रम मल्लाह जिंदा है? पुलिस अफसर ने कहा, हालांकि तुम ऐसा नहीं चाहते। हम तो पुलिस वालों को भी जिंदा नहीं देखना चाहते। लाला राम ने कहा, तुम अपनी बात करो, तुम क्या चाहते हो? हम भी विक्रम मल्लाह को मुर्दा देखना चाहते हैं। लाला राम तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या पुलिस वालों ने राइफलों के डंडे बना लिए हैं या उनकी राइफलें जाम हो गई हैं? हम ये काम जल्दी निपटाना चाहते हैं, पुलिस अफसर ने कहा, और हमारा ख्याल है कि इस काम के लिए तुम दोनों से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। महाराज, एक बात तो बताओ, लाला राम ने कहा, इस गंगा देश के कानून में कातिल की क्या सज़ा है? इन बातों को छोड़ो लाला राम, काम की बात करो। मूजी को मारने वाला कातिल नहीं होता। भाई श्री राम, सुन रहे हो? लाला राम ने कहा, इनके कानून में लिखा है कि मूजी को मारने वाला कातिल नहीं होता, पर यह तो पता चले कि मूजी किसको कहते हैं। कल को अगर तुमने हमें भी मूजी कह दिया तो कौन तुम्हारी जुबान पकड़ेगा? यही सब कुछ तय करने के लिए तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, पुलिस अफसर ने कहा। मेरी बात को गौर से सुनो और फिर बताओ कि तुम इस काम के एवज क्या चाहते हो। बात यह है कि हम विक्रम मल्लाह की मौत का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन हमें पता चला है कि वो जिंदा है और दोबारा अपने आदमी इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है। सुना है कि आजकल वो बाई जमाओ में अपने चचा के घर में छुपा हुआ है।
फिर तो बड़ी आसान बात है, लाला राम ने कहा। पुलिस का जत्था लेकर पहुंच जाओ और मूजी को ख़त्म कर दो। हमारे हाथ क्यों गंदे करवाते हो? पुलिस अफसर झुंझला कर बोला, तुम्हारे हाथ तो पहले ही गंदे हैं लाला राम। मेरी बात ज़रा सब्र के साथ सुनो। मैं तुम्हें जो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है। बात समझ में आ जाए तो हाँ कर देना, नहीं तो अपना रास्ता नापना। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम लोगों को पुलिस के जत्थे की पहले ही खबर हो जाती है। तुम लोगों के मुखबर जगह जगह मौजूद होते हैं। हम पुलिस का जत्था लेकर निकले तो विक्रम को पहले ही पता चल जाएगा और वो हमारे पहुंचने से पहले ही गायब हो जाएगा। लेकिन जो तजवीज़ मेरे जहन में है वो ज़रा मुख्तलिफ किस्म की है। आधा काम हम करेंगे, आधा तुम करोगे। तुम क्या करोगे? श्री राम ने पूछा। हम हांका करेंगे, पुलिस अफसर ने कहा। हांका समझते हो ना? जब शिकारी किसी मोटे शिकार के लिए निकलता है तो वो देहातियों को साथ लेकर जाता है, फिर खुद एक जगह पर खात लगाकर बैठ जाता है और देहाती शिकार को हाँकते हुए खात वाली जगह की तरफ ले जाते हैं। तुम्हें विक्रम मल्लाह के तौर तरीके अच्छी तरह मालूम हैं। हम ऐसा करेंगे कि पुलिस पार्टी के साथ गांव पर छापा मारेंगे। विक्रम मल्लाह पुलिस की इत्ला पाते ही निकलकर भागेगा और सीधा तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। क्यों, कैसी तरकीब है? तरकीब तो अच्छी है, श्री राम ने कहा। अगर हमने शिकार मार लिया तो हमें क्या मिलेगा? हम तुम दोनों भाइयों को एक बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, पुलिस अफसर ने कहा। अगर तुम विक्रम को कत्ल करने में कामयाब हो गए तो ज़िला कानपुर की हदूद में कोई पुलिस का आदमी तुम पर हाथ नहीं डालेगा। पर इसके साथ एक शर्त भी होगी, तुम दोनों ज़िला कानपुर के अंदर कोई जुर्म नहीं करोगे। विक्रम मल्लाह को कत्ल करने के बाद असलहा तुम्हारे हाथ लगेगा, वो तुम पुलिस के हवाले कर दोगे। अलबत्ता नकदी और दूसरा माल तुम्हारा होगा। लाला राम ने पूछा, और पुलिस की तरफ से क्या इनाम मिलेगा? ये इनाम क्या कम है कि पूरे ज़िला में कोई तुम पर हाथ नहीं डाल सकेगा? इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ख़त्म हो जाएगा और पुलिस भी तुम पर हाथ नहीं डालेगी। वैसे मैं तुम्हारे खर्चे का इंतज़ाम भी करवा दूंगा। बोलो, मंजूर करते हो? श्री राम और लाला राम कुछ देर अलहदगी में मशवरा करते रहे। फिर श्री राम ने पुलिस अफसर से कहा कि वो उसके साथ तावन करने पर तैयार हैं। विक्रम मल्लाह के साथ एक छोकरी भी है, लाला राम ने कहा। उसके बारे में क्या हुक्म है? क्या उसका भी झटका कर दिया जाए? कौन सी छोकरी? पुलिस अफसर ने पूछा। हालांकि वो समझ गया था कि लाला राम फूलन देवी का जिक्र कर रहा है। फूलन देवी उसका नाम है। पुलिस अफसर ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया, बोला, नाम तो बुरा नहीं है। लाला राम तल्खी से बोला, नाम तो बुरा नहीं है, पर छोकरी खतरनाक है। बात करो तो बिजली की तरह चमकती है। चमकती भी है और कड़कती भी है, श्री राम ने कहा। मुझे उसने ठाकुर कुत्ता कहा था। पुलिस अफसर ने आंखें घुमाकर कहा, श्री राम, मालूम होता है कि तुमने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने कहा है कि विक्रम को कत्ल करने के बाद जो असला तुम्हारे हाथ लगेगा वो तुम पुलिस के हवाले कर दोगे। इसके अलावा जो नकदी और माल तुम्हारे हाथ आएगा वो तुम्हारा होगा। उसने माल पर ख़ास जोर दिया। मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक है, ठीक है, श्री राम ने कहा। सब कुछ समझ में आ गया है। अब तुम दोनों तैयार रहना। पुलिस अफसर उठता हुआ बोला, मैं हाके का प्रोग्राम तय करने के बाद तुम्हें खबर दूंगा।